की नहीं? अरे अरे, रिकॉर्डिंग की तो बात ही भूल गए थे। चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग शुरू कर दी गई है। थोड़ा सा ये बता देते हैं। तो प्रीलिम और मेंस के लिए हम कर रहे थे, मैंने कहा कि महात्मा गांधी जो है नियो वेदांतिक थिंकर है, और इन नियो वेदांतिक थिंकर में स्वामी विवेकानंद आते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर आते हैं। तो इससे पहले हमने वेदांत के दर्शन के बारे में जानना पड़ेगा। तो वेदांत की जो मेजर फिलोसफी, वेदांत की बात नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि मेजर जो इंडियन फिलोसफी है, या मेजर फिलोसफी जो है, वो आखिरकार कौन कौन सी है। उसमें 6 मेजर हैं। पहला है आपका न्याय, जिसे आप हिंदी में लिखेंगे इस तरीके से, या इंग्लिश में लिखेंगे इस तरीके से, न्याय। दूसरा है वैशासक, SHEIKH, वैशासक, हिंदी में भी आप लिख दीजिएगा वैशासक। योग। चौथा है आपका सांख्य। फिफ्थ वन वी हैव पूर्व मीमांसा। फिफ्थ पूर्व मीमांसा, और सिक्स्थ है आपका उत्तर मीमांसा, उत्तरा मीमांसा। तो ये आपकी 6 मेजर फिलॉसफी हैं जो इंडियन कल्चर में आप देखते हैं, जहां पर भी हमारे वेद जो भी सब चीजें हैं, 6 फिलॉसफी हमारे पास है, जिसमें आपकी न्याय है, वैशासक है, योग है, सांख्य है, पूर्व मीमांसा है और उत्तर मीमांसा है। जो आपका उत्तर मीमांसा है, इसे आप क्या कहते हैं? वेदांत। यानी कि इन सभी के अंत में जो है, इन सभी के अंत में जो फिलॉसफी के अंत में है, वो क्या है आपका? वो आपका वेदांत है, जिसे आप वेदांतिक फिलॉसफी भी कहते हैं। तो ये लास्ट वाला क्या रखिएगा आप, जो 6th वन है, जिसे हमने कहा, तो वो कहा आपने वेदांतिक फिलॉसफी, जो वेदों के अंत में है, वेदों के अंत में है, उसे हमने क्या कह दिया? वेदांतिक फिलॉसफी। तो ये हमारा बिल्कुल लास्ट में हो गया है। अब वेदांतिक फिलॉसफी का जो एग्जैक्टली मीनिंग है, या इससे पहले भी हम इसमें जाएं, जो वेद है, अब वेद का जो मतलब है वो क्या हुआ? वेद का मतलब है जो विद धातु से बना हुआ है। वेद का अंत जो है, उसका मतलब है जो विद धातु से बना हुआ है, उसका मतलब होता है ज्ञान। अब देखिए, महात्मा गांधी जिसे समझने पहले हमें ये सब समझना पड़ेगा, क्योंकि फिलॉसफी बहुत ज्यादा है आगे। महात्मा गांधी से जानने के लिए हमें 1 दिन भी लग सकता है, 4 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं, अगर आपको फिलॉसफी को पूरे तरीके से जानना है। लेकिन हम थोड़ा सा इसको शॉर्टकट में करेंगे तो लगा 1-1.5 घंटे में आपकी जो क्लास है, 1.5 घंटे से थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, तो वहां तक हम पहुंचेंगे। ठीक है। अब इसमें क्या है जो फिलॉसफिकल अंत है, इसमें यह बताया गया है कि ऐसा क्यों है। वेदों में क्या बताया गया है? वेदों में क्या बताया गया है कि आपको किसी देवता की जो पूजा है, अर्चना है, वो कैसे करनी है, यही तो बताया गया है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपको यह बताया गया है इंद्र की पूजा कैसे करनी है, विष्णु की पूजा कैसे करनी है, शिव की पूजा कैसे करनी है। यह सब कहां पर बताया गया है? वेदों में। यहां पर वेदों में प्राकृतिक चीजों को देवता मान करके उनको किस तरीके से प्रसन्न किया जा सकता है, वो विधि आपको यहां पर मिलेगी। चाहे वायु हो, इंद्र हो, अग्नि हो, सभी चीजों को किस तरीके से आप आहुति देंगे, किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, जो मंदिर की बात आती है, अभी मंदिर की बात चली हुई थी, तो मंदिर कैसा होगा, क्या चीज, सब चीजें होंगी, कैसे पूजा अर्चना होगी, वो आपको इस चीज में मिल जाएगा। और सबसे पुरानी जो बुक है, जो सभी ने माना हुआ है पूरे विश्व में, वो आपका ऋग्वेद है। तो वेदों में ये सब चीजें बताई गई हैं। अब वेदों के जो अंत में है, उसमें यह बताया गया है कि ऐसा क्यों, आखिरकार ऐसा ही क्यों है। यहां पर क्या बताया गया है? ये सब चीजें ऐसे होंगी, लेकिन ऐसे क्यों होंगी, तो वो कहां पर बताया गया है? आपके वेदांतिक फिलॉसफी में बताया गया है कि ऐसा क्या है, ऐसा करने से क्या लाभ होगा। तो ऐसा क्यों, या फिर ऐसा करने से क्या लाभ हो सकता है, क्या लाभ हो सकता है। ये सब कहां मिलता है आपको? ये आपको यहां पर मिलता है। और यही जो फिलॉसफी है, जो क्वेश्चनिंग है, शंकराचार्य ने भी यही बताया। जो ये लास्ट वाला जो कहानी है, बेशक उन्होंने डिटेल में ये बताया, लेकिन ऐसा क्यों, क्या, कैसे, कब, जो क्वेश्चनिंग है। क्योंकि साइंटिफिक वे से जब आप हमारे रिलीजन को पढ़ने जाओगे, तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। भैया हम आरती ऐसे करते हैं तो क्यों करते हैं,
हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं, ये विधि बताई गई है कि सूर्य को जल चढ़ाया जाएगा, लेकिन उसको चढ़ाए जाने के लाभ क्या होंगे? उसका कोई ना कोई एक मीनिंग निकलेगा। मीनिंग कई बार ये भी निकलता है कि सूर्य, क्योंकि उसके पास अपना कोई जल है नहीं, जब उसके पास जल पहुंचेगा तभी वो वर्षा करेगा, इसीलिए हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं और फिर जाकर के वर्षा होती है। तो एक रीजन उसका ये भी हो गया। लेकिन जो प्रोसेस था कि हमें किस तरीके से पूजा करनी है किसी एक भगवान की, तो वो आपको यहां पर मिलता है कि हमें देवता की जो उपासना है वो हमें कैसे करनी है। तो शंकराचार्य ने क्या किया, जो वेदांत है इन्हीं को आप क्या कहते हैं, उपनिषद भी कहते हैं ना, यही है जो आपका उपनिषद है। उपनिषद का मतलब बताएगा मुझे कोई, उपनिषद का मतलब क्या होता है? क्योंकि कई बुक्स में आपने पढ़ा होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उपनिषदास। यहां पर भी बता सकते हैं, जो यूट्यूब है कहीं पर भी है वो बता दीजिए उपनिषद का मतलब क्या होता है। बताइए जरा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उपनिषद। फिर आगे जाते हैं कि उपनिषद का मतलब क्या होता है। बताओ बताओ बताओ। कनेक्शन, क्या कनेक्शन? आवाज आ रही है ना आपको? उपनिषद का मतलब कनेक्शन हुआ। हम्म। अच्छा, और कोई, जो और कोई बताना चाहता है कि उपनिषद का मतलब क्या हो सकता है? एनीवन? हम्म। फिलॉसफी, या फिर नजदीक बैठना। हाँ, इसका मतलब यह है कि जब आप गुरु के समीप बैठोगे, गुरु के समीप बैठना और नीचे बैठना वहां जहां आपको ज्ञान की प्राप्ति हो। क्योंकि जब भी पुराने जमाने में इस तरीके के ज्ञान दिया जाता था, वेदों का ज्ञान दे दिया, उसका क्रक्स निकाल के वेदांतिक जो फिलॉसफी है वो भी दे दिया। तो वो उसका क्रक्स हुआ कि जब आपने कोई भी चीज अंत तक बता दी, अभी हमारे मन में जो ज्ञान है वो उसकी पराकाष्ठा है ही नहीं, वो अलग अलग है। लेकिन जब आपको परफेक्ट ज्ञान मिलेगा और वो गुरु के समीप बैठ करके मिलेगा, नीचे बैठ करके मिलेगा, तो वो ज्ञान का अंतिम भाग है जहां पर आपको पता लगेगा कि ये आखिरकार ऐसा था तो क्यों था। जब आपने कोई चीज पढ़ रहे हैं अभी तक के लिए, अभी सिर्फ पढ़ रहे हैं, कोई नए स्टूडेंट आएंगे तो वो भी पढ़ रहे होंगे चीजों को, लेकिन वो क्यों पढ़ रहे हैं वो लास्ट पता लगता है फिर। जैसे आपको भी पता लगा होगा कि हम पढ़ क्यों रहे थे, हमने ये पढ़ा तो क्यों पढ़ा, उससे प्राप्ति क्या हुई हमें। जो 10th में आपने पढ़ा था आज तक आपको महसूस होता है कि वो जो 10th में पढ़ा था वो कहीं काम ही नहीं आया, लेकिन 10th में तो पढ़ा ना आपने। तो उस तरीके से वेदों का ज्ञान तो पहले हो गया, लेकिन वेदों में क्या क्या सब चीजें थी वो आपने लास्ट में पढ़ी। तो वो आपने कहां पर पढ़ी, इधर पढ़ी। तो शंकराचार्य ने भी यहां पर 11 जो उपनिषद हैं उनका यहां पर अनुवाद किया या उनकी व्याख्या की, जिसमें से एक मेजर आता है आपका जहां पर हम महात्मा गांधी जी की भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, एक तो शंकराचार्य का हो गया। फिर हमने नियो वेदांतिक में देखे और दूसरे भी फिलोसोफर हैं जैसे कि चारवाक, थोड़ा सा इनके बारे में भी देख लेते हैं। चारवाक सुना है किसने? किसी ने सुना? हाथ खड़े करो जिसने सुना हो चारवाक के बारे में या कभी भी सुना हो। सुना है, ठीक है। तो चारवाक जी कहते हैं कि तुम कल की चिंता करो ही मत। कुछ ऐसे मतलब से कि तुम क्या सोच रहे हो, आज तुम सोचोगे कि हमको नर्क मिलेगा, हमको स्वर्ग मिलेगा। आपने किसी की चिट्ठी देखी होगी, जो चिट्ठी जब आती है तो उसमें कहा जाता है कि हमारे दादाजी का स्वर्गवास हो चुका है। हर एक चिट्ठी में ऐसा ही मिलेगा, हर जगह पर आपको स्वर्गवास ही मिलेगा लेकिन नर्कवास कहीं नहीं मिलेगा। और हमें कैसे पता है कि उसको स्वर्गवास ही मिला होगा या नर्कवास क्यों नहीं मिला होगा? तो चारवाक कहते हैं कि आपको इस जीवन में यहां जीते जी एक सोसाइटी क्रिएट करनी है, इस जीते जी ही आपको सब कुछ करना है। आपको मरने के बाद ये नहीं देखना है कि मरने के बाद वो स्वर्ग जाएगा कि नर्क जाएगा। आपको ये नहीं देखना है। आपको फॉर एग्जाम्पल, हम किसी के मरने के पश्चात, है ना, कोई मर गया, उसके मरने के पश्चात फिर खाना खिलाते हैं लोगों को, फिर उसके बाद दान करते हैं, जबकि जीते जी बहुत पीड़ा सही जाती है लोगों के द्वारा। तो क्यों ना जब वो जीवित है उस व्यक्ति को ही सब कुछ दिया जाए, खुशी दे दी जाए, खाना दिया जाए, दान दिया जाए जीते जी। मरने के बाद उस दान का क्या फायदा? तो चारवाक इस फिलॉसफी कहते हैं कि आपको
आगे जाकर के ये हमारे वेदों में या दर्शन में कोई भी ऐसी चीज हमें ये नहीं मानना है कि आगे जाकर के ये सब चीजें होंगी, भगवान के लिए हमें ये सब करना है, आपको जीते जी रह करके ये सब चीजें करनी है, ये चारवाक जी कहते हैं। ठीक है, और जो ये है वेदांतिक फिलॉसफी, वो तो आपका फाइनल थॉट है जिसको हम मानते हैं। ठीक है, अब चलते हैं जरा इसी से रिलेट करके शंकराचार्य से ही। ये तो चारवाक हो गए, बीच में आ गया था शंकराचार्य। शंकराचार्य जी ने कहा कि ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। और ये गांधी जी से कैसे रिलेटेड है अब, क्योंकि यही सब चीजें आगे आएंगी। अब इन्होंने कहा कि ब्रह्म ही सत्य है, और ये ब्रह्म क्या है हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे कि ब्रह्म और ईश्वर में क्या अंतर है। थोड़ा सा डीपली जाएंगे आज, तो इसलिए परेशान ना हो, क्योंकि ये सब चीजें महात्मा गांधी जी से ही रिलेटेड हैं, इससे बाहर हम जाएंगे नहीं, टॉपिक से बाहर। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए, तभी हम महात्मा गांधी जी तक पहुंच सकते हैं। बीच से महात्मा गांधी जी को पढ़ोगे तो फिर रट्टा वाले कहानी होगी, जो सभी कर रहे हैं अभी तक, और उस ट्रेडिशनल वे से आपको जाना नहीं है, कृपा करके, क्योंकि आपको मेंस में भी लिखना है बाकियों से थोड़ा सा अलग करके। तो यहां पर हम देखें, शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म के अतिरिक्त कोई भी बड़ी चीज है नहीं। ठीक है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, बाकी सब चीजें जो है मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। तो ये हमारी किसके द्वारा दिया गया, शंकरा जी के द्वारा दिया गया कि ब्रह्म ही सत्य है। उसके बाद जैसे जैसे ज्ञान आगे चलता गया, जैसे शंकराचार्य जी आगे चले गए, इन्होंने ये नहीं कहा कि ब्रह्म हमें इसको नेग्लेक्ट ही करना है, जो जगत है उसको हमें नेग्लेक्ट ही करना है, ऐसा नहीं कहा था शंकराचार्य जी ने। इन्होंने कहा कि जो जगत में जो पीड़ा है वो मिथ्या है, ये कहा। और बाद में जाकर के जो इनके प्रचारक हुए, आगे डिस्टॉर्ट होता गया ज्ञान, उन्होंने माना कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, और जगत की जो चीजें हैं, जगत का अगर कोई दुख है, आपको दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, आपको दर्द हो रहा है, वो इल्यूजन है, उस चीज का निवारण करना ही क्यों जो इल्यूजन है। ध्यान सुनिएगा, थोड़ी सी डीपली बात कह रहे हैं। शंकराचार्य जी ने क्या कहा कि ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है। ये ज्ञान आगे डिस्टॉर्ट होता गया, तो डिस्टॉर्टेड ज्ञान जो था वो आगे पहुंचा, लोगों ने समझा, जो इनके प्रचारक हुए आगे, उन्होंने कहा कि अगर ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, या मिथ्या, मिथ्या लिख दो, अगर जगत मिथ्या है मतलब से इल्यूजन है, अगर कोई भी चीज इल्यूजन है तो उसका इलाज करना ही क्यों, है ना। ये इल्यूजन है, किसी को दर्द हो रही है, चोट पहुंच रही है, कोई मर रहा है, जी रहा है, हमें उससे क्या लेना देना। तो इन्होंने क्या समझ लिया उस चीज को कि जगत जो है वो मिथ्या है, और इस जगत की जो चीजें होंगी वो भी मिथ्या है, वो भी इल्यूजन है। महात्मा गांधी जी ने कहा कि भाई अगर मान लो, अगर यही इसी थ्योरी से वो आगे चलते कि चंपारण में किसी को नुकसान पहुंच रहा है, जो वहां पर किसान थे, उन्हें कुछ चीजें हो रही हैं, तो हम क्यों जाएं, वो तो इल्यूजन है ना, अगर वो इसी थ्योरी से चलते। लेकिन महात्मा जी गांधी ने क्या कहा, महात्मा गांधी जी और उनके जो आगे नियो वेदांतिक थिंकर हुए, उन्होंने माना कि जगत जो है वो भी सत्य है, और जगत की जो प्रॉब्लम है वो भी सत्य है। तो ये ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो मैं लाइन कह रहा हूं कि जगत जो है वो सत्य है और ब्रह्म भी सत्य है, और जो वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स हैं वो भी सत्य है, इसीलिए उन सब का निवारण करना पड़ेगा। तो ये इनमें अंतर है, क्योंकि बीच में जो ज्ञान था वो डिस्टॉर्ट हो चुका था। महात्मा गांधी जी और न्यो वेदांतिक थिंकर, उन्होंने यह कहा कि ब्रह्म सत्य है, मान लिया ब्रह्म तो सत्य है, लेकिन जो जगत है वो भी सत्य है, और जगत में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यहां पर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी सत्य हैं, जिनका निवारण हमें करना पड़ेगा। तो ये थे महात्मा गांधी के स्टार्टिंग के व्यूज। डन। अब चलते हैं इससे आगे, अब रियल कहानी पे आते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ओके ओके ओके।
तो महात्मा गांधी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई वेरियस आइडियोलॉजीज, और वो कौन कौन सी आइडियोलॉजीज थी उन पर अब बात करेंगे। महात्मा गांधी को इन्फ्लुएंस किया गया, इन्फ्लुएंस्ड बाई वेरियस आइडियोलॉजीज। कौन कौन से वो ऐसे विचार थे जिससे महात्मा गांधी प्रभावित हुए अपने जीवन काल में? समझ आ रहा है यहां तक? समझ आ गया ना? ठीक है, तो पहले बात आती है उपनिषद की। देखिए, सभी धर्मों से महात्मा गांधी प्रभावित हुए। महात्मा गांधी ने यह नहीं कहा कि यह धर्म बुरा है, महात्मा गांधी ने कहा सभी धर्म अच्छे हैं और सभी धर्मों में कुछ ना कुछ बुराई है, यह महात्मा गांधी जी ने कहा। तो पहला उपनिषद से, उपनिषदास की अगर बात की जाए तो इससे उन्होंने लिया, जो 11 उपनिषद थे उसमें से एक में है आपका ईशावास्यमिदम। ईशा वास्यमिदम, इसका मतलब होता है, ये कंसेप्ट आपने लिखना है ईशावास्यमिदम, कि ईश्वर का वास सर्वत्र है, ईश्वर हर जगह पर विद्यमान है। ये महात्मा गांधी जी ने कहां से लिया? ये उपनिषदों से लिया। तो ईश्वर हर जगह पर विद्यमान है, हर जगह विद्यमान है, ईशावास्यमिदम। जो संसार में है, कुछ भी है, उस सभी में ईश्वर जो है विद्यमान है। भगवत गीता से इन्होंने स्वधर्म की धारणा ली। ठीक है, क्या था ये? भगवत गीता, इससे उन्होंने ली स्वधर्म की धारणा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि स्वधर्म की धारणा महात्मा गांधी जी के द्वारा कहां से ली गई थी या किस से ली गई थी? तो भगवत गीता से महात्मा गांधी जी के द्वारा स्वधर्म की धारणा ली गई थी। और भगवत गीता इन्होंने कहां पर पढ़ी थी? तो ये इन्होंने इंग्लैंड में पढ़ी थी। इसके अलावा योग दर्शन से प्रभावित हुए, वो जो हमने पहले देखा, योग दर्शन। जैनिज्म से प्रभावित हुए, क्योंकि जैनिज्म से ही जो नॉन वायलेंस का कंसेप्ट है वो यहां से इनको देखने को मिलता है, नॉन वायलेंस का कंसेप्ट जैन धर्म से। और जो पंच महाव्रत हैं वो भी जैन धर्म से लिए गए थे महात्मा गांधी जी के द्वारा। पंच महाव्रत कौन से हैं उनकी चर्चा बाद में करेंगे। तो पंच महाव्रत, जिसमें आपका था अहिंसा, अस्तेय, सत्य, अहिंसा, सॉरी यहां पर अहिंसा, अस्तेय, एक आपका परिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये पंच महाव्रत जैनिज्म से लिए गए थे महात्मा गांधी के द्वारा, यानी कि इससे वो प्रभावित हुए थे। और इनको डिफाइन किया गया है बाद में, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य। महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग इनका मीनिंग क्या था? क्योंकि सिंपल वे में सत्य का मीनिंग कुछ और हो सकता है, महात्मा गांधी के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रुथ का मीनिंग क्या है, सत्य का मीनिंग क्या है, वो बहुत ब्रॉडर वे में है। उसको समझने के लिए थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी, जिसकी चर्चा हम करेंगे कि महात्मा गांधी का सत्य पर क्या विचार थे, अहिंसा पर क्या विचार थे। वो लोगों से डिफरेंट है, जो हम सोचते हैं वहां से बहुत अलग है। कि एक स्टूडेंट जो है वो अहिंसा पर लिखेगा, ठीक है नॉन वायलेंस जो कंसेप्ट है इस तरीके से है, लेकिन उसको जो ब्रॉडर वे में देखना होगा तो उसका मीनिंग कुछ और है, वो जो बदल जाता है, जिसकी चर्चा करेंगे हम। ये आपका जैनिज्म हो गया। बौद्ध दर्शन से प्रभावित थे वो, यहीं पर लिख दो कहीं पर, बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन। नेक्स्ट वी हैव स्टोरीज ऑफ श्रवण एंड हरिश्चंद्र, जो उनकी माता उनको सुनाया करती थी। जिससे प्रभावित थे महात्मा गांधी, किन किन सब चीजों से प्रभावित थे? स्टोरीज ऑफ हरिश्चंद्र एंड श्रवण। रामायण महाभारत की कहानियां उनको उनकी मां सुनाया करती थी। स्टोरीज ऑफ रामायण, जिनसे प्रभावित थे ये।
इसके अलावा जो इनके स्पिरिचुअल गुरु थे जिनका नाम था रेचंद, रेचंद उनका नाम था। अब ये रेचंद कौन है, इन पर बात करेंगे जरा। रेचंद, RAY, रेचंद भाई भी इनको कहा जाता है। इनसे ये प्रभावित थे। ये एक बिजनेसमैन थे। कहां से? गुजरात। और जब ये इंग्लैंड से बॉम्बे की तरफ आ रहे थे तो इनके साथ ही आए थे और इनसे ये काफी प्रभावित थे। इनका डायमंड का बिजनेस था, हीरे मोती का बिजनेस था इनका। अब ये इनके स्पिरिचुअल गुरु कैसे बने, आध्यात्मिक गुरु कैसे बने रेचंद, ये कहानी है। आध्यात्मिक गुरु कौन थे? अब गोखले जो है वो पॉलिटिकल गुरु हैं। गोखले जो हैं वो कैसे हैं? वो पॉलिटिकल गुरु हैं, ठीक है। और रेचंद जो है वो स्पिरिचुअल गुरु हैं। रेचंद बिजनेसमैन थे, इनको रास्ते मिल जाते हैं और ये अपने बिजनेस के अलावा, ये बिजनेस और प्लस ये रिलीजन में बहुत विश्वास रखते थे, बहुत रिलीजियस व्यक्ति भी थे। अपने साथ बुक्स रखा करते थे और महात्मा गांधी से इनकी बातचीत हुआ करती थी और दोनों आपस में दोस्त थे। दोस्त इसलिए नहीं थे क्योंकि वो बिजनेसमैन थे, ये चीज ध्यान में रखिएगा। वो दोस्त इसलिए नहीं थे क्योंकि वो बिजनेसमैन थे और महात्मा गांधी कुछ फायदा लेना चाहते थे, नहीं, क्योंकि ये उनसे प्रभावित थे उनकी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए क्योंकि इतने काम रहते थे, बोले भैया इतने बिजनेस करते हो लेकिन फिर भी तुम अपने व्यापार जो है और रिलीजन दोनों को साथ रखते हो और गुस्सा नहीं करते हो, तो इसलिए उनसे प्रभावित थे ये रेचंद भाई, जो आप लिख सकते हो, ठीक है। ये डिस्कस करते रहते थे रिलीजन के बारे में, रेचंद और महात्मा गांधी, और दोनों काफी अच्छे फ्रेंड थे। ये रेचंद एंड महात्मा गांधी कैसे थे? अच्छे दोस्त थे, दे वर गुड फ्रेंड्स, ठीक है। और बहुत अच्छा खासा इंप्रेशन उन्होंने छोड़ा इन पर, ये चर्चा आप कीजिएगा। नेक्स्ट, वेस्टर्न, जो वेस्टर्न साइड से कुछ ना कुछ इनको, इनकी आइडियोलॉजी को प्रभावित किया होगा। तो ये आपने लिखा, यही था ना आपका? नहीं, यहां से कौन कौन सी आइडियोलॉजीज थी? वो वेस्टर्न आइडियोलॉजीज थी कुछ, वेस्टर्न आइडियोलॉजीज, जैसे कि वेस्टर्न से सबसे पहले आपका ईसा मसीह, ईसा मसीह, यानी कि मुस्लिम से भी वो प्रभावित थे। ऐसा नहीं था कि वो किसी धर्म की निंदा कर रहे थे, ऐसा कोई भी धर्म नहीं था, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो। बेशक वो अपने आप को, महात्मा गांधी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे, है ना, पारसी वहां से बिलोंग करते थे। राजचंद्र, नहीं नहीं, रेचंद्र है, रेचंद्र है, जो हमने बुक में भी देखा है। अब वेस्टर्न से कैसे ईसा मसीह थे, वो यहां से उनको क्या चीजें मिली? तो वो था आपका करुणा, कंपैशन, गरीबों के प्रति, कंपैशन या करुणा गरीबों के प्रति। महात्मा गांधी जी ने, सॉरी, मुस्लिम धर्म में ये कहा जाता है, मुस्लिम धर्म में क्या कहते हैं कि अगर तुम किसी मजदूर का पैसा उसका पसीना सूखने से पहले नहीं देते हो तो अल्लाह तुम्हारा पसीना निकाल देगा। महात्मा गांधी जिससे प्रभावित हुए, क्यों, ये ठीक ही तो कहा है, मजदूर वर्ग के लिए ठीक कहा है कि अगर तुम किसी का पैसा खा रहे हो, मजदूर वर्ग का पैसा खा रहे हो, तो तुम भगवान का, या फिर तुम्हें बहुत सजा दी जाएगी भगवान के द्वारा। तो ये कंपैशन, करुणा ईसा मसीह से। उसके अलावा जॉन रस्किन, जॉन रस्किन, ये भी वेस्टर्न आइडियोलॉजीज है। अब ये जो था ये यहीं की आइडियोलॉजीज थी, जहां पर हमने रामायण, हरिश्चंद्र, श्रवण की स्टोरी, रेचंद्र, उपनिषद, भगवत गीता, योग दर्शन, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इनसे प्रभावित थे, यही थे। लेकिन बाहर से वेस्टर्न आइडियोलॉजी से भी महात्मा गांधी प्रभावित थे। अब वो महात्मा गांधी जी किस तरीके से प्रभावित थे वेस्टर्न आइडियोलॉजी की बात की जाए तो रस्किन बॉन्ड की जो बुक थी उनका नाम था अनटू दिस लास्ट, यही था ना, ठीक है, अनटू दिस लास्ट। इसी से ही, इसी के द्वारा ही इसमें से जो कंसेप्ट उन्होंने लिए, दैट वाज सर्वोदय एंड हिंद स्वराज। इस बुक से ही, जो रस्किन, जॉन रस्किन की बुक थी अनटू दिस लास्ट, इसी बुक से ही सर्वोदय जो कंसेप्ट है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिया गया था। और दूसरा जो स्वराज का कंसेप्ट था
एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि स्वराज और सर्वोदय का कंसेप्ट महात्मा गांधी जी ने कहां से लिया था, तो महात्मा गांधी जी ने अनटू दिस लास्ट जॉन रस्किन की बुक से लिया गया था, और ये इनके द्वारा कहां पर पढ़ी गई थी, तो जब जोहान्सबर्ग से ये डरबन को जा रहे थे, जोहान्सबर्ग से डरबन को जा रहे थे, ये जो बुक थी ट्रेन में पढ़ी थी इन्होंने, ट्रेन में पढ़ी, लेकिन पढ़ी कब, तो ये छोटे से एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। तो जोहान्सबर्ग टू डरबन, और ये बुक इनको किसने दी थी, ये भी एग्जाम में आ जाता है, तो हेनरी पोलाक के द्वारा इनको ये गिफ्ट कर दी गई थी, गिफ्टेड बाय हेनरी पोलाक। तो ये सब चीजें आपको यहां से पता होनी चाहिए वेस्टर्न आइडियोलॉजी से। और यहां पर जब इससे प्रभावित होते हैं ये दूसरे इसके बाद है रशियन राइटर जिनका नाम है टॉलस्टॉय। ये हो गया, लिख दिया, यहां तक लिख दिया, बताओ बताओ अगर लिख दिया है तो यहां से आगे जाते हैं फिर। तो रस्किन बॉन्ड की सॉरी रशियन राइटर टॉलस्टॉय रशियन राइटर थे जिनका नाम था टॉलस्टॉय। इससे प्रेरित होकर के 1904 में महात्मा गांधी फिनिक्स फार्म की स्थापना करते हैं। इनसे प्रभावित होकर के महात्मा गांधी जी फिनिक्स फार्म की स्थापना करते हैं, फोनिक्स फार्म जिसे कहते हैं, यही स्पेलिंग क्या है, FPH ओ है, ऐसी होगी स्पेलिंग, है ना, फिनिक्स फार्म। और एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया कि कहां से महात्मा गांधी जी हाइजीन, सैनिटेशन, इन सब चीजों के बारे में लिखते रहते थे, तो इसी आश्रम से महात्मा गांधी जी हाइजीन, कि आपको कैसे ध्यान रखना पड़ेगा, सैनिटेशन या हम कहें हेल्थ, डाइट, अच्छी डाइट क्या होगी, गुड डाइट, इन सभी चीजों के बारे में महात्मा गांधी जी इस फार्म से ही जो अपने लिखते रहते थे। और ये है कहां पर, फिनिक्स फार्म, ये है आपका डरबन में। तो आपका डायरेक्टली एग्जाम के लिए यहां से क्वेश्चन बन गया। 1904 में ही यहां से एक प्रिंटिंग न्यूज़पेपर शुरू करते हैं, दैट वाज इंडियन ओपिनियन। इसी फार्म से ही 1904 में, दैट इज प्रिंटिंग प्रेस, और इंडियन ओपिनियन नामक न्यूज़पेपर का संचालन करते हैं, इंडियन ओपिनियन। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव 1910 में जाकर के हरमन कालेनवाक, 1910 में जाकर के हरमन कालेनवाक जो एक ज्यूइश फैमिली से बिलोंग करते थे, ज्यूइश फैमिली, और वो साउथ अफ्रीका आए थे, जोहान्सबर्ग से साउथ अफ्रीका इन 1896, जो उनकी पूरी फैमिली आई थी। जर्मन में ये पैदा हुए थे वैसे, जर्मन बॉर्न, और 1896 में इनकी जो फैमिली थी मूव्ड टू साउथ अफ्रीका। तो ये साउथ अफ्रीका आ जाते हैं 1986 में। ये महात्मा गांधी जी को टॉलस्टॉय फार्म को सेटअप करने के लिए ये जमीन देते हैं, क्योंकि उस पहले रिलेट मत कर लीजिएगा, तो 1910 में जाकर के, कब, 1910 में जाकर के ये जो हरमन कालेनवाक है, ये इनको जमीन देते हैं लगभग 4 स्क्वायर किलोमीटर की, 4 स्क्वायर किलोमीटर,
भूमि किसके द्वारा दी गई? इनके द्वारा। टू सेटअप क्यों दी गई? टू सेटअप टॉलस्टॉय फार्म। तो टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की जाती है इधर। ज्यूइश फैमिली थी जोहान्सबर्ग में, जो सेटअप जोहान्सबर्ग में सेटअप होता है ना। अब ये टॉलस्टॉय फार्म क्यों जरूरी है? टॉलस्टॉय जो फार्म है वो क्यों जरूरी है? यहां पर जितने भी सत्याग्रही थे, क्योंकि मैंने कहा था कहीं ना कहीं तो आश्रम अपना सेटअप करेंगे ही करेंगे, तो जहां पर उन्होंने अपना आश्रम सेटअप किया था वो यहीं पर सेटअप किया गया था। टॉलस्टॉय फार्म जो था वो सत्याग्रही के लिए एज ए होम काम करता था, कि घर की तरह जो सत्याग्रही थे, सत्याग्रही यहां पर आते थे, तो कहीं ना कहीं तो सत्याग्रही रहेंगे ना। जब अफ्रीका में जो काम चला होता, जो मॉडरेट फेज था, फिर अब एक्सट्रीमिस्ट फेज जो महात्मा गांधी जी का हम इससे पहले कवर कर ही चुके हैं, तो टॉलस्टॉय फार्म हाउस द फैमिलीज ऑफ सत्याग्रहीज। डन। और टॉलस्टॉय के बारे में एक दूसरी जो बुक थी उनकी, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, उससे भी ये प्रभावित थे। टॉलस्टॉय की जो बुक थी उसको लिख दीजिए आप, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। द इससे प्रभावित है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। इसे फास्ट चल सकते हैं क्या? फास्ट से कोई दिक्कत तो नहीं है? एक और थे जिनका नाम थे और एक राइटर है जिनका नाम है सर हेनरी डेविड थोरियो। सर हेनरी डेविड थोरियो, तो ये लिख दिया होगा आपने कौन कौन से राइटर थे जिनसे ये प्रभावित थे। अब वेस्टर्न थिंकर की बात कर रहे हैं हम, तो वेस्टर्न थिंकर में ये सारे आ गए हैं, ईसा मसीह से लेकर जॉन रस्किन से, फिर जॉन्स बर्बन, आप सर्वोदय का कंसेप्ट, स्वराज का कंसेप्ट यहीं से आता है। फेनिक्स फार्म की स्थापना करते हैं 1904 में, प्रिंटिंग प्रेस, इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर यहां से निकालते हैं, और यहीं से ही इससे यहाँ पर हाइजीन, सैनिटेशन और गुड डाइट के बारे में यहां से लिखते हैं। 1904 में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना, जो टॉलस्टॉय से प्रेरित बुक थी यहाँ पर। और 1910 में हर्मन कालेनवाक, जो ज्यूइश फैमिली, जर्मन बॉर्न थे, 1896 में फैमिली मूव हुई थी साउथ अफ्रीका के लिए, और 4 स्क्वायर किलोमीटर की भूमि महात्मा गांधी को देते हैं। और एक और राइटर मैंने बताया आपको यहाँ पर, सॉरी, टॉलस्टॉय द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। एक नेक्स्ट राइटर मैंने बताया आपको, हेनरी डेविड थोरियो। हेनरी डेविड थोरियो, इनकी जो बुक थी उसका नाम, इससे प्रेरित होकर के, इनसे प्रेरित होकर के, ये एक अमेरिकन फिलोसोफर थे, अमेरिकन, ये भी एग्जाम में कई बार आ जाता है कि जो फिलोसोफर थे हेनरी डेविड थोरियो वो कहाँ के थे। तो फिलोसोफर जो थे, अमेरिकन फिलोसोफर, यहां से जो कंसेप्ट आया था वो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सवर्ण्य अवज्ञा आंदोलन का महत्व महात्मा गांधी जी की, या ये कंसेप्ट महात्मा गांधी जी के द्वारा कहां से लिया गया था? तो लिया गया था इस बुक से, इनकी बुक से लिया गया था। अब चलते हैं आगे, एक एक करके देखते हैं महात्मा गांधी की जो कंसेप्ट थे वो कैसे थे, किस किस चीज पर डिफर करते थे। जैसे पहले बात करते हैं अब सत्य पर। फर्स्ट वी हैव सत्य और ट्रुथ। व्हाट इज ट्रुथ? सत्य क्या हो सकता है? सत्य कोई ऐसी ही चीज है जिसको आप तोड़ मरोड़ करके ना कहें, जिसको एज इट इज कहा जाए। कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि कल छुट्टी होगी, ठीक है, या मैं ये कह रहा हूं कि चलो किसी दूसरे का उदाहरण लेते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति ने आपसे कहा कि उस लड़की के जो बाल हैं वो घुंघराले हैं, ठीक है, ये एक सत्य हो गया। तो आपने अपने दोस्त के पास कह दिया कि उस लड़की के बाल घुंघराले थे, ये क्या कह दिया आपने? सत्य कह दिया। लेकिन मैंने आपसे कहा कि उस लड़की के बाल घुंघराले हैं, आपने आगे कह दिया उसके बाल घुंघराले हैं लेकिन छोटे हैं, खूबसूरत है देखने में, है ना, कद छोटा है, ये सब चीजें आपने आगे कही, तो वो सत्य नहीं हुआ। जिस चीज को एज इट इज कहा जाए, जो आपने मुझसे कहा है, मैंने आगे कहा है, उसे ही सत्य माना जाएगा। सिंपल भाषा में यही कहा जाएगा, जिसमें
जो तथ्य है वो वैसे के वैसे ही बताए जाएं जो आपने यहां पर लिखना है, जो तथ्य है वो वैसे के वैसे ही बताए जाएं जो आपको पता है, वो हुआ एक सत्य। और उसको नमक मिर्च लगा करके आपके आगे नहीं कहा जाएगा कि नमक मिर्च लगा करके कह दिया आपने, कोई पड़ोसी की बात चली थी, आपके दो पड़ोसी हैं तो चलती है बात, तो कुछ कह दिया होगा, लेकिन आपने उसको नमक मिर्च लगा कर ये कह दिया वो तेरे बारे में ये भी कह रही थी, उस दिन उसने ये भी कहा था, 2 साल पहले ये कहा था, 3 साल पहले ये कह दिया था, है ना? तो वो क्या हो गया? वो एक झूठ हो गया। तो सत्य जो है वो सिंपल सा है, जो आप जैसा है वो वैसा ही अगर आप कह दें तो वो आपका सत्य होता है। लेकिन महात्मा गांधी जी ने क्या कहा? महात्मा गांधी जी का सत्य का कंसेप्ट था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। अब वो कैसे था? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी जी कैसे है? जो तथ्य है वो एज इट इज कहा जाए, उनको कहा जाए तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि ट्रूथ इज गॉड। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, ट्रूथ इज गॉड। महात्मा गांधी जी ने कहा सत्य ही भगवान है। देखो एक दूसरा भी है, गॉड इज ट्रूथ। दोनों में कुछ अंतर है? बताओ जरा, दोनों में कुछ अंतर है? इन दोनों में कोई अंतर लग रहा है कि ट्रूथ इज गॉड और गॉड इज ट्रूथ? दोनों में अंतर है? जिसको ऐसा लग रहा है कि अंतर है हाथ खड़े करो जरा। इसको लग रहा है कि दोनों में अंतर है, हाथ खड़े करो। जिसको लग रहा है दोनों सिमिलर है वो हाथ खड़े करो। कुछ तो होगा, आपके ओपिनियन कुछ तो होंगे ना, वे दोनों सच हैं, दोनों क्या ठीक हैं या गलत हैं? बताओ। डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है बताएंगे जरा, कैसे डिफरेंट है? ये दोनों डिफरेंट कैसे हैं बताओ जरा, थोड़ा सा आपका भी सहयोग मिल जाएगा तो अच्छा ही तो रहेगा, है ना? दोनों में क्या अंतर है? एक आपका ट्रूथ इज गॉड है, दूसरा आपके पास गॉड इज ट्रूथ है। थोड़ा सा दिमाग लगा लो, थोड़ा बहुत, जितना भी है उतना ही सही, उससे ज्यादा ना कहें तो कोई बात नहीं है। और अल्टीमेट जो ट्रूथ है वो है ट्रूथ ऑफ लाइफ। जीवन का उद्देश्य जो होना चाहिए वो आपका अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ होना चाहिए। और महात्मा गांधी जी ने के द्वारा बुक भी लिखी गई है, महात्मा गांधी जी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। बताओ उतने में, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, मेरे सत्य के साथ प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अब डिफरेंट है, लिख रहे हैं तो बता दो, नहीं तो फिर आगे मूव ऑन करते हैं, मैं बता देता हूं फिर। हाँ ना, तो कुछ तो कह दो। ठीक है, देखो दोनों देखने में तो सिमिलर ही लग रहे हैं कि कितना ही अंतर होगा, लेकिन इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो भगवान को नहीं मानता है, एथीस्ट है, उसको मैं ये कह दूं कि गॉड इज ट्रूथ, भगवान ही सच है, अब वो भगवान को मानता ही नहीं है, वो भगवान को मानता ही, गॉड इज ट्रूथ नहीं, वो कहेगा भगवान सच नहीं है क्योंकि मैं तो भगवान को मानता ही नहीं हूं, एथीस्ट ये कहेगा। लेकिन अगर मैं उसी एथीस्ट को कह दूं कि ट्रूथ इज गॉड, तो उससे मानने में कोई बुराई नहीं होगी, वो कहेगा तो चलो ठीक, मान ही लेते हैं कि सच जो है वो भगवान है। अगर आप सच कहते हो तो उससे परे तो है ही क्या फिर? तो अगर इस लाइन को कहा जाए, ये लाइन ज्यादा इंपैक्टफुल है इसके कंपैरिजन में। जब आप ये चीज किसी को बताओगे गॉड इज ट्रूथ, तो उसे पहले भगवान को समझना पड़ेगा, उसे ये देखना पड़ेगा कि भगवान आखिरकार क्या है, यही तो मानना पड़ेगा ना। भगवान को समझो, चाहे हर एक धर्म में समझने के लिए आपके पास अलग अलग बुक्स पढ़ी हैं, उनको पहले देखना पड़ेगा। आप भगवत गीता पढ़ी, वेदों का अध्ययन करना पड़ेगा, आपको बाइबल पढ़नी पड़ेगी। हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर भगवान को जानना है, इसको समझने के लिए आपको भगवान को समझना पड़ेगा। इसको जानने के लिए, ट्रूथ इज गॉड, इसको जानने के लिए आपको कोई भी ज्ञान की जरूरत नहीं है। एक आम आदमी भी इस चीज को समझ सकता है कि ट्रूथ इज गॉड। तो सभी सच ही बोलेंगे फिर, अगर उनके मन में ये चीज आ गई कि भैया ठीक है ट्रूथ इज गॉड है, तो कोई नास्तिक इसको मानने से इनकार नहीं करेगा। उन्होंने क्या कहा कि जितने भी इसी इसी वे में ही आगे उन्होंने कहा
कि सत्य जो है उसकी क्वालिटी कुछ ना कुछ होंगी, उसको क्रिटिसिज्म सहना पड़ेगा, उसे दर्द सहना पड़ेगा, जो क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए। तो दर्द सहना पड़ेगा किसी को सच बोलने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप सच सीधे ही बोल सकते हैं। कोई सच इतने बुरे होते हैं कि मान लीजिए आपको कल दिन किसी को यह बताना हो कि तुम्हारे रिश्तेदार या किसी इसकी डेथ हो गई है, तो वो सच है, लेकिन आपको वो बताना पड़ेगा। आपको बताते हुए पीड़ा होगी, लेकिन आपको वो बताना होगा। तो आपके अंदर उतना साहस होना चाहिए। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी का ये पॉजिटिव मीनिंग था इसके बारे में। नेक्स्ट वी हैव जो नॉन वायलेंस वाला कंसेप्ट है उस पर आते हैं। तो मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, क्योंकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, जो ईसा मसीह है वहां से उन्होंने जो कंसेप्ट लिया था वो करुणा का लिया था, वो दया का लिया था, यही कंसेप्ट लिए गए थे। वो प्रेम का लिया था, सद्भाव का लिया था कंसेप्ट। ईसा मसीह से जब हम पढ़ रहे थे, महात्मा गांधी ने ये कंसेप्ट कहां से लिया? तो यहां पर क्या चीज है? महात्मा गांधी जी ने कहा कि जो नॉन वायलेंस है, जो अहिंसा है, वो मानव में पहले से ही है। मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वो कैसी है? वो नॉन वायलेंट है, वायलेंट नहीं है। कैसी है? नॉन वायलेंट है, ह्यूमन बीइंग की। और पशु की जो बेसिक टेंडेंसी है, जो बेसिक टेंडेंसी है वो कैसी है? वो वायलेंट है। यहां नॉन वायलेंट, पशु की जो बेसिक टेंडेंसी है वो है आपकी वायलेंट। अगर मनुष्य हिंसक हो जाए, महात्मा गांधी जी ने कहा कि अगर मनुष्य हिंसक हो जाता है तो उसकी प्रवृत्ति पशु की प्रवृत्ति हो जाती है। सुना होगा ना आपने कि महात्मा गांधी जी कहते थे कि तुम तो पशु प्रवृत्ति के हो। कई बार आपने सुना होगा किसी से कि तुम पशु प्रवृत्ति के हो। तो उसका मतलब क्या था? उसका मतलब यह था कि मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, बेसिक जो टेंडेंसी है, वो नॉन वायलेंट है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य जो है पहले ही हथियार उठा लेता है किसी व्यक्ति पर, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर बेसिक टेंडेंसी आप पशु की बात करते हो, तो अगर वो छोटा भी हो तो उसका पहला यह रहता है कि अटैक ही करना है अगले पर। जो मनुष्य अगर उसके पास नजदीक में जाए, तो चाहे वो छोटा छोटा हो, छोटी बिल्ली भी आप देखिएगा, छोटा कुत्ता उसको देख लेना आपने, उसकी जो बेसिक टेंडेंसी होगी वो ऐसा होगा कि ये मुझे खाने आ रहा है, नॉन वायलेंट होगी उसकी। लेकिन जो ये है, जो मनुष्य है, मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वो नॉन वायलेंट होगी। आपने बच्चे देखे होंगे, बच्चों की जो प्रवृत्ति होती है वो नॉन वायलेंट ही होती है। रोते रहते हैं लेकिन बेशक प्यार तो आपको आता है, बेशक बच्चों को भी आता है जब आप उनको सहला देते हो थोड़ा सा। तो ये है आपका इनका कहना। ठीक है, अरे इससे पहले एक लाइन और लिख देना। महात्मा गांधी जी ने रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा था कि मेरा रिलीजन जो है, माई रिलीजन इज रिलीजन ऑफ ट्रूथ। ये लाइन आपने यहां पर लिख देनी है। महात्मा गांधी जी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा? माई रिलीजन इज रिलीजन ऑफ ट्रूथ, रिलीजन ऑफ ट्रूथ, ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी का रिलीजन क्या था? ठीक है, अब इससे आगे आते हैं जरा। अब समस्या कहां पर आती है? ओके, अब हिंसा से जो सहारा लिया गया होता, हिंसा और हिंसा की बात कर रहे हैं, वायलेंस और नॉन वायलेंस की ही बात कर रहे हैं। हिंसा से कोई भी चीज की गई हो तो वो आपके शॉर्ट टाइम के लिए रहती है, वायलेंस से शॉर्ट टाइम के लिए रहती है। शॉर्ट टाइम के लिए, और उसका कोई ज्यादा इंपैक्ट भी नहीं रहेगा जो हिंसा से चीज की गई हो। जो अहिंसा से चीज की गई हो, महात्मा गांधी जी ने कहा, वो उसका लॉन्ग टाइम इंपैक्ट रहेगा। ऐसा नहीं है कि छोटे टाइम, शॉर्ट टाइम है वो खत्म हो जाएगी वो चीज। और हिंसा के द्वारा जो चीज की गई होती है वो सिर्फ वन साइडेड होती है। हिंसा के द्वारा होगी ना वन साइडेड। अब मेरे पास चाकू है, मैंने कह दिया कि भैया तुमको इतने पैसे देने पड़ेंगे, तो वो मोल भाव थोड़ी ना करेगा। वह नहीं, आज 50 रुपए ले जाओ, कल 100 रुपए ले जाना, परसों 200 ले जाना, ऐसा नहीं। जब आपके गर्दन पर चाकू होगा
तो जितने भी गल्ले में पैसे होंगे वो सारे के सारे देने होंगे। लेकिन अगर अहिंसा से बात कर रहे हैं, अहिंसा से बात कर रहे हैं, तो यहां पर आपको मल्टी साइडेड आपको देखने को मिलेगा, मल्टी साइडेड। कुछ आप बात मान लो हमारी, कुछ हम बात मान लेते हैं, है ना। आपको पैसे की जरूरत है, थोड़े पैसे हम अभी दे देते हैं, थोड़े आप बाद में ले जाना। लेकिन जो हिंसा से सहारा लिया गया होगा, पैसे दे दो न गर्दन काट देंगे, सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए है और वन साइडेड है, वहां पर आपको मोल भाव करने की पक्ष ही नहीं है आपके पास, वो उतना आपके पास साहस नहीं होगा उस टाइम। तो ये कैसा होगा, महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग दिस इज वन साइडेड। और दूसरा, हिंसा जो होगा वो लॉन्ग टाइम के लिए होगा और मल्टी साइडेड होगा। इसी से आप रिलेट कर सकते हैं, इसी से एक इंपॉर्टेंट चीज आप रिलेट करेंगे, दैट इज, अगर मान लीजिए कई लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी ना होते तो आजादी हमको मिलती। ऑब्वियस सी बात है, हमको आजादी मिलती अगर महात्मा गांधी जी नहीं होते, लेकिन वो आजादी उस तरीके की नहीं होती जिस तरीके की आज आजाद हम जी रहे हैं। जो आजादी हमें आज मिली है वैसी आजादी ना होती। आप वायलेंस की बात करते हैं, नॉन वायलेंस का कंसेप्ट कैसे आता, फिर स्वराज का कंसेप्ट कैसे आता, सभी का उदय हो, सर्वोदय, वो कैसे आता। राम राज्य की आज बात की जाती है, कौन से राम राज्य की बात की जाती है, स्टेटलेस सोसाइटी की बात की जाती है, तो कौन है वो स्टेटलेस सोसाइटी, कहां से ये आइडियाज आए, ट्रूथ, सत्य क्या है, चोरी नहीं करनी है, ये सभी चीजें जो कंसेप्ट है ये कहां से आए, कहां पर इलेबोरेट किए गए। जब भी इन चीजों को इलेबोरेट किया जाएगा तो उसे पढ़ा जाएगा। तो हम आज महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं, उन्होंने इन सभी चीजों का यूज किया, तभी जाकर के तो हमें आजादी मिली। और उस आजादी का हम इस तरीके से आगे जाकर के यूज कर रहे हैं या हम जीवन जी रहे हैं। तो ये कहना कि महात्मा गांधी अगर नहीं होते तो हो सकता है हमें आजादी ना मिलती, लेकिन आपके जो आज के डायमेंशंस है वो कुछ अलग होते आजादी के बाद वाले। तो ये चीजें जो है आप कह सकते थे। मान लीजिए आपको इंटरव्यू में ही पूछा जाए कि अगर महात्मा गांधी ना होते तो क्या आजादी नहीं मिलती, तो मिलती। लेकिन लैग क्या करता, ये हिंसा से हमें आजादी मिलती, शॉर्ट टाइम के लिए रहती, वन साइडेड ही होती। हो सकता था ऐसा, आज हम देखते हैं मल्टी साइडेड है। मान लीजिए आज डेट में हम पाकिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान कर रहे हैं, वो अलग चीज है। हमने आज ही एक वीडियो देखी जहां पर आई थिंक हम महात्मा गांधी जी के बारे में सर्च कर रहे थे यूट्यूब पर, वहां पर सबसे पहले विवेक बिंद्रा की वीडियो आई। और भैया ऐसा महात्मा गांधी को धोया है, जितनी इज्जत थी कि भैया इतना बड़ा बिजनेस चलाया है विवेक बिंद्रा ने, तो वो सारी इज्जत उस वक्त नाले में बह गई। देखिएगा आप उस वीडियो को, बेशक 4 मिलियन व्यूज हैं। अब उस व्यक्ति को महात्मा गांधी जी के बारे में पता नहीं है, सिंपल सी बात है, जो हम कहते हैं वो कहते हैं। कुछ वहां पर जो कह रहे थे कि हम जो है बात दोनों तरफ करते हैं, महात्मा गांधी की मजबूरी ये थी और क्या महात्मा गांधी मजबूर नहीं थे, कुछ ऐसा हम बीच की लाइन खींच रहे हैं, जबकि वो इसी तरफ एक साइड ही थी, एक साइड ही थे। जब भी आप किसी चीज का पक्ष रखो तो दोनों पक्ष रखो, ये पक्ष भी, ये पक्ष भी। फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात करते हैं कि आज की डेट में बीजेपी अच्छी है या बुरी है, या आज की डेट में कांग्रेस होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो दोनों इंपैक्ट है, दोनों चीजें है ना। दोनों चीजें कैसे, अगर मान लीजिए बीजेपी ना आती, राम मंदिर ना बनता, हमारी कल्चरल वैल्यू जो है वो ना आती, पॉजिटिव इंपैक्ट है। नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, मीडिया जो है वो कंट्रोल में है, तो ये नेगेटिव इंपैक्ट है। मिस इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया है कि 2024 के इलेक्शन तक सभी के पास, जितने भी वोटर्स हैं, मैक्सिमम वोटर के पास मिस इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, तो वो पहुंच रही है, तो नेगेटिव पॉइंट वो है। अब दोनों पक्ष है ना, वो पॉजिटिव और नेगेटिव। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस क्यों लैग कर रही है, हिमाचल में देख रहे हो जॉब वैकेंसीज है नहीं, यहां से वो ये क्या कहते हैं उसको, अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं, वह ये करेंगे वो करेंगे, और गिरेंगे इसी वजह से। इसी वजह से उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी आने वाली इलेक्शन में, जो खुद से कर रहे हैं ना, खुद से बीज बो रहे हैं। तो ये इनका नेगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट क्या था कि बाहर हिमाचल प्रदेश में लोगों को कांग्रेस चाहिए थी कि भैया ओपीएस आ जाएगी, कुछ अच्छी चीजें बन जाएंगी, लोगों की सैलरी बढ़ जाएगी, ये सब चीजें होगी, लेकिन वो हुआ नहीं, तो वो उसका नेगेटिव पॉइंट हो गया। या फिर पॉजिटिव पॉइंट कह लीजिए उसको, हिमाचल प्रदेश को परिवर्तन चाहिए था, जो परिवर्तन हिमाचल प्रदेश करता ही आ रहा है, तो पॉजिटिव पॉइंट है। हर एक पक्ष के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट होते हैं, लेकिन यह कह देना कि इस व्यक्ति ने कुछ किया ही नहीं अपने जीवन में,
तो वो तो फिर भैया कहानी ही अलग है ना। उसका मतलब है वो माइंडसेट किसी और लेकर के चले हुए हैं। आपका माइंडसेट भी ये मत रखिएगा, बीच वाला माइंडसेट रखिए कि ताकि आप खुले रहें। यहाँ के विचार आ रहे हैं इनको भी सुनो, यहाँ के विचार आ रहे हैं इनको भी सुनो, फिर उसका कैलकुलेशन करो और फिर अपना निष्कर्ष निकालो। कहीं ऐसा ना हो कि आप यहां से विचार सुन रहे हैं, सिर्फ एक तरफ से आपके कान भरे दिए जा रहे हो और आप वही विचार आगे बोलें, या फिर इस तरफ से आपके कान में कुछ डाला जाए और वही आप विचार आगे बोलो। तो आपका महत्व क्या हुआ इस जीवन में फिर, जहां पर आप दूसरों के विचारों से इतने जल्दी प्रभावित हो जाएं कि अपना आप कोई निष्कर्ष ही ना निकाल पाए, है ना। आपका अपना कोई विचार होना चाहिए, अपना विचार बनाओ। आप कहेंगे भाई ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन मेरा ये है, मैं ये चाहता हूं या मैं ये चाहती हूं। ठीक है, तो यहां पर चलते हैं जरा अगले वाले कंसेप्ट में। कहां पर पहुंचे थे हम? अहिंसा, अहिंसा पर पहुंचे थे ना, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में। अब महात्मा गांधी जी ने कहा दो चीजें हैं, एक अहिंसा है और एक कायरता है। क्या ये दोनों बराबर हैं? हिंसा, अहिंसा और कायरता, क्या ये दोनों बराबर है? तो महात्मा गांधी जी ने कहा ये दोनों बराबर नहीं है, अहिंसा और कायरता बराबर नहीं है। और महात्मा गांधी जी को कह दिया कि भाई आपको अगर कहा जाए हिंसा चुनो या कायरता चुनो, इन दोनों में से क्या चुनोगे? वैसे महात्मा गांधी जी ने कहा कि ठीक है हम अहिंसा मानते हैं, लेकिन अगर आपको यह कहा जाए कि हिंसा करनी है या फिर कायरता करनी है, तो महात्मा गांधी जी ने कहा मैं हिंसा करूंगा। ये यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज है। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि मैं ये चुनूंगा, क्योंकि हिंसक व्यक्ति को हिंसक व्यक्ति को नॉन वायलेंट बना दिया जा सकता है, हिंसक व्यक्ति को नॉन वायलेंट बना दिया जा सकता है, लेकिन कायरता का कोई भी इलाज नहीं है इस देश में। पूरे जीवन में कायरता का कोई इलाज नहीं है। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि ये इसका कायरता का कोई इलाज नहीं है। इसीलिए यदि मुझे मौका मिलेगा इन दोनों में से चुनने का, तो मैं हिंसा चुनूंगा, क्योंकि हिंसक व्यक्ति को नॉन वायलेंट बना दिया जा सकता है। उसको ये रियलाइज करवाना कि तुमने कोई चीज गलत की है, हिंसक व्यक्ति ने। अब मान लीजिए कोई चोर है, उसने चोरी की है, चोर ने चोरी की, अगर उसे इस चीज का रियलाइजेशन हो जाता है तो वो नॉन वायलेंट बन सकता है। लेकिन ये जो कायर व्यक्ति है, ये कायर व्यक्ति हमेशा उस चीज में रहेगा कि हम कल दिन करेंगे, परसों करेंगे, चौथे करेंगे। कायर व्यक्ति कैसा होता है ना, कायर व्यक्ति ऐसा होता है कि सामने आपके नहीं बोलेगा, ये कायर व्यक्ति आपके सामने नहीं बोलेगा, दूसरों के सामने बोलेगा कि उसको हमें मारना है, लेकिन कल मारेंगे। सामने तो आपके नहीं बोलेगा वो कायर व्यक्ति, है ना। सामने आपकी निंदा नहीं की जाएगी उसके साथ, सामने वो निंदा नहीं करेगा, वो किसी दूसरे के सामने निंदा करेगा, क्योंकि वो कायर है। तो वो निंदा करता ही रहेगा, बोलेगा इसको हम ऐसे मारेंगे, चार चार लोग इकट्ठे करेंगे फिर इसको मारेंगे, 10 दिन बाद फिर से वही कहानी किसी और के सामने रिपीट करेगा। तो कायर व्यक्ति का कोई भी इलाज नहीं है, लेकिन हिंसक व्यक्ति का इलाज है। उस और हिंसक व्यक्ति को नॉन वायलेंट बना दिया जा सकता है। जैसा कि आप आज देखते हैं, कोई भी ऐसे व्यक्ति जिनने बीटेक की हो या जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, जैसे, या कोई दूसरे, आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुरु को मानने लगे हैं, गुरु प्रथा में जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो वो वायलेंट रहे होंगे अपने विचारों में, चाहे किसी भी तरीके से। तो उनको, वायलेंस लोगों को नॉन वायलेंट बना दिया गया जा सकता है, लेकिन कायरता का कोई भी इलाज नहीं है अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। इफ वन हैज टू चूज बिटवीन वायलेंस एंड कावर्डनेस, देन वायलेंस शुड बी अडॉप्टेड। तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा कि अगर कायरता और अहिंसा में से कोई चुनना है आपको, सॉरी, कायरता और हिंसा में से कोई भी चीज आपको चुननी है, तो महात्मा गांधी जी ने कहा आपको हिंसा चुननी है, ना कि कायरता चुननी है, क्योंकि कायरता का कोई भी इलाज नहीं है और हिंसक व्यक्ति को अहिंसक बना दिया जा सकता है। ये महात्मा गांधी जी के शब्द थे। ये रहा आपका अहिंसा पर महात्मा गांधी जी का। नेक्स्ट वी हैव नॉन स्टीलिंग, दैट इज अस्तेय। उसे कहते हैं अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। अस्तेय क्या मतलब हुआ? चोरी ना करना। अब चोरी ना करना, सिंपल अर्थों में तो इतना ही मीनिंग है ना, कि चोरी तो क्या है, हमने मान लीजिए आपके पास पेन था, हमने उसकी चोरी कर ली, हमने चुरा लिया, इतना ही तो मतलब है ना। लेकिन महात्मा गांधी जी का अर्थ ये नहीं था। अस्तेय
हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं इसको नॉन स्टीलिंग, नॉन स्टीलिंग। तो इसका वाइडर मीनिंग क्या हुआ? अब वाइडर मीनिंग, महात्मा गांधी ने इसको सिर्फ इतने ही शब्दों में अर्थ नहीं रखा कि हमको सिर्फ चोरी नहीं करनी है, चोरी फिजिकल नहीं होनी चाहिए, मेंटल नहीं होनी चाहिए, आइडियोलॉजिकल नहीं होनी चाहिए। ये महात्मा गांधी जी के विचार थे अस्तेय पर, चोरी ना करने पर। तो इससे आगे की ओर बढ़ते हैं, चोरी ना करने पर इसका वाइडर मीनिंग ये है कि नॉट टू डिप्राइव एनी पर्सन फ्रॉम एनीथिंग दैट इज एसेंशियली बिलोंग टू दैट पर्सन। कहने का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी उस वस्तु से हमें क्या कहते हैं, उसको डिप्राइव नहीं करना है जो उस व्यक्ति की है, जो उस व्यक्ति की है। मान लीजिए आपको कोई विचार है, मेरे मन में ये विचार आया कि एकेडमी सेटअप करनी है और उस एकेडमी में मुझे ये सब चीजें करनी है। आगे जाकर के फॉर एग्जांपल मैं 10 टीचर रखूंगा और ये 10 टीचर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टास्क करेंगे, है ना, और इनको और यहां पर सेटअप किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि ये जो है संजौली में सेटअप की जाएगी एकेडमी, और आगे जाकर के हम ये सब चीजें करने वाले हैं, ये हम टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं, ये सब चीजें। तो मेरा ये विचार था, अब कोई दूसरा व्यक्ति इसी विचार को ही चुरा लेता है तो ये भी चोरी ही है। ये भी क्या है? ये भी चोरी ही है। एक तो है फिजिकल थेफ्ट महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग, एक है आपका फिजिकल थेफ्ट। फिजिकल थेफ्ट का मतलब क्या हुआ कि आपने किसी भी वस्तु की चोरी कर दी, वस्तु की चोरी कहते हैं आप फिजिकल थेफ्ट, ठीक है। एक होता है आपका मेंटल थेफ्ट, एक होता है आपका मेंटल थेफ्ट। मेंटल थेफ्ट का मतलब क्या हुआ कि आपके मन में यह विचार आया कि मुझे चोरी करनी है। आपके मन में जब ये विचार आया कि आपको चोरी करनी है तो इसका मतलब वो भी चोरी में गिना जाएगा, तो ये भी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल नॉन वायलेंस का मतलब क्या है या वायलेंस का मतलब क्या है? जब आपके मन में ये विचार आए कि मुझे हिंसा करनी है तो वो व्यक्ति भी हिंसक है, वो नॉन वायलेंस नहीं है। नॉन वायलेंस यानी कि वो विचार भी नहीं आना चाहिए, सारे आपस में कनेक्टेड हैं ये। तो मेंटल थेफ्ट का मतलब है आपके मन में ये विचार भी नहीं आना चाहिए, आपके मन में विचार नहीं आना चाहिए। तीसरा है आपका आइडियोलॉजिकल थेफ्ट, वैचारिक जो चोरी है, आइडियोलॉजिकल थेफ्ट। इसका मतलब क्या हुआ? वैचारिक चोरी। मान लीजिए किसी की थीसिस है, जो हिमाचल में ज्यादातर करते ही हैं, ज्यादातर इन द सेंस सभी करते हैं, कोई भी ऐसा डिप्राइव नहीं है इस चीज से। किसी को कोई थीसिस है तो उस चीज का, उस थीसिस को चोरी कर लेना। यही हमारी थीसिस है कि मान लीजिए आपने कोई और थीसिस बनाई किसी और चीज की, कोई भी ऐसी चीज, किसी दूसरे के आइडिया को आप अपना आइडिया बता करके आगे पेश कर रहे हैं, दैट इज आइडियोलॉजिकल थेफ्ट। ये आपका हो गया, ठीक है। एक मिनट जरा। ओके ओके, चलो इससे आगे जाते हैं, कॉल आ गया था बीच में। यहां तक समझ आ गया? जिसको समझ आ गया वो बता दो। समझ आ गया है तो हाथ खड़े कर लो ताकि मुझे पता लग जाए कि भैया आपको समझ आ गई कहानी, फिर आगे बढ़ते जाते हैं फिर। ठीक है। महात्मा गांधी जी ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर सत्य और अहिंसा का पालन करता है तो वह स्वतः ही नॉन स्टीलिंग का, ये क्या हो गया, तो स्वतः ही वो नॉन स्टीलिंग का भी पालन करता है। अगर कोई भी, दो चीजें लिखनी है आपने, अगर कोई भी व्यक्ति सत्य और अहिंसा का पालन करता है वो व्यक्ति स्वयं या स्वतः ही नॉन स्टीलिंग का भी प्रयोग करे। जो लोग सच बोलेगा, जो सत्य बोलेगा, वो चोरी कहां करेगा, है ना। जो अहिंसा करेगा वो चोरी कैसे करेगा? तो ये चीजें इसमें आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन पोजेशन, जिसे कहा जाता है अपारिग्रह। नॉन पोजेशन
हिंदी में कहते हैं अपरिग्रह। इसका मतलब क्या हुआ गया नॉन पोजेशन का, यानी कि एकत्रित ना करना। ऐसा ना हो कि आप एकत्रित करते रहे इकट्ठा करते रहे, भाई ये पैसा भी आना चाहिए था, यहां से पैसा आना चाहिए, यहां से भी आना चाहिए था। जैसे आज की डेट में होता है ना, स्टूडेंट का क्या होता है, चाहे वो हिमाचल की बात की जाए, कहीं इधर उधर की बात की जाए, तो हम बहुत सारे स्टूडेंट से बात करते हैं कि भैया कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हो, भैया यहाँ से पढ़ रहे हैं, यहाँ से पढ़ रहे हैं, यहाँ से पढ़ रहे हैं, तो 10 जगह से पढ़ रहे हैं, फिर एग्जाम कैसे होगा। नॉन पोजेशन का मतलब है किसी भी चीज को एकत्रित ना करना। क्या बहुत सारी जगहों से एकत्रित कर रहे हैं चीजों को, उसका मतलब क्या हो गया, उसका अर्थ क्या हो गया, उसका अर्थ कोई भी नहीं रह जाएगा। जैसे आप लेबर से कर रहे हैं, जो बेसिक नीड्स हैं सोसाइटी की वो पूरी नहीं हो रही है। जैसे कि हम कहते हैं आज की डेट में कोई करप्शन कर रहा है, तो वो भी क्या कर रहा है, एकत्रित ही तो कर रहा है ना। 500 करोड़ हो गए, 1000 करोड़ रुपए हो गए। आज किसी भी नेता पर 99% नेता ऐसे हैं, 1% होंगे जो भैया जो जिनकी विचारधारा अच्छी है, विचारधारा इन द सेंस जिनका बिहेवियर अच्छा है, जिनके पास उतने पैसे हैं नहीं, 90% रख देते हैं। 90% तक जो पॉलिटिशियन हैं ऐसे हैं जिनके पास ब्लैक मनी है। आज रेट डालोगे तो भैया कुछ ना कुछ निकलेगा, 90% तक। तो वो क्या है, वो भी तो ये है ना, अपने पास वो एकत्रित करके रख रहे हैं और सोसाइटी का वेलफेयर नहीं चाहते हैं। अगर वही 1000 करोड़ रुपए सोसाइटी के काम में लगाए जाएं तो क्या है, उससे उधारी तो होगा किसी का। तो अपना जो पोजीशन है आपके पास उतना ही होना चाहिए जितनी की आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपको चाहिए। बेसिक नीड्स की जब आपकी फुलफिलमेंट हो गई उसके बाद आपको एकत्रित नहीं करना चाहिए, महात्मा गांधी जी ने ये कहा है। तो इसको मेंशन करना है आपने, लिख दो चाहे, वन शुड नॉट गेट एनीथिंग विदाउट डूइंग लेबर एंड आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स वेल्थ शुड बी यूज्ड फॉर सोसाइटी। बिना श्रम के, लिखना है आपने, बिना श्रम के कोई भी संसाधन प्राप्त नहीं किया जाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए उसके लिए। और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद, और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जो भी धन बचे वो समाज कल्याण में लगा देना चाहिए, जो महात्मा गांधी जी ने कहा। और इसी से रिलेटेड है आपकी थ्योरी ऑफ ट्रस्टशिप। थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप, ये इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए। थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप, हिंदी में भी ट्रस्टीशिप ही लिख देगा, या हिंदी में न्याय धारिता का सिद्धांत भी लिखा जाता है ऐसे, थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप। व्हाट इज थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप? महात्मा गांधी जी ने कहा कि हम किसी चीज के ओनर नहीं हैं। आपको यह नहीं समझना चाहिए कि हम किसी चीज के ओनर हैं, आपकी फैक्ट्री या फैक्ट्री के ओनर नहीं है, आप उसके ट्रस्टी हैं, आप ये मान के चलो। क्योंकि महात्मा गांधी जी का बिजनेसमैन से लेना देना था ही, आनंदी बहन, बीडी बिरला, जिनकी हम बात पहले भी कर चुके हैं, जिनके संबंध उनके ठीक ठाक संबंध थे, अच्छे संबंध थे। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि आपको किसी भी, मान लीजिए आपके पास कोई कंपनी है, वो कंपनी का आपको ऐसा मत मानिए कि आप उसके ओनर है, यू आर द सोल ओनर ऑफ दिस कंपनी, नो। उन्होंने कहा कि आप इस कंपनी के एज ए ट्रस्टी काम करो ताकि आप समाज का आगे कल्याण कर सको। जब आप एज ए ट्रस्टी काम करेंगे तो आप सामाजिक जो आवश्यकताएं हैं, सोसाइटी की जो आवश्यकताएं हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जब आपने मान लिया कि ओनर है, तब ना तो आप मजदूरों की बात सुनोगे, ना आप सोसाइटी की बात सुनोगे। तो वो सब चीजें आपके द्वारा होंगी नहीं जब आपने अपने आप को ओनर मान लिया सोसाइटी का। तो महात्मा गांधी जी कहते हैं इससे ही कि हमें क्या मानना चाहिए, अपने आप को ट्रस्टी मानना चाहिए। जो कैपिटलिस्ट हैं, तो कैपिटलिस्ट में क्या होता है, आपका शोषण ही तो होता है मजदूरों का। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जिनकी बात हम इकोनॉमी में भी कर चुके हैं, है ना। तो क्या होना चाहिए, जो उनके दिमाग हैं या उनका जो दिल है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा ताकि उनके जो विचारधाराएं हैं वो चेंज हो। लिखना है तो वो भी लिख सकते हो। वही कहानी इससे पहले, अगर आप अपने आप को ट्रस्टी समझोगे तो आपकी जो बेसिक नीड्स हैं, जो बेसिक नीड्स हैं उसको फुलफिल करने के बाद, बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के बाद आप फिर सोसाइटी का सोचोगे,
उसके बाद आपको सोसाइटी का सोचना पड़ेगा जब आपकी बेसिक नीड्स खत्म होगी। अगर आप ट्रस्टी मान रहे हैं, अगर आप मान रहे हैं कि भैया हम ही मालिक हैं, हम ही सब कुछ हैं, तो आप कुछ नहीं देखोगे। तो महात्मा गांधी की जो थ्योरी ऑफ ट्रस्टशिप है वो कुछ इस तरीके से जाती है। ठीक है, ओके। और जो इसके अलावा, क्योंकि इसी से ही मार्क्स के जो सिद्धांत है वो भी रिलेटेड है। मार्क्स क्या कहता था? मार्क्स कह रहा है कि हमें लेबर वर्ग जो है, लेबर वर्ग को अवेयर करवाना पड़ेगा ताकि वो अपने लिए अपने अधिकारों की लड़ाई लड़े और संघर्ष उत्पन्न हो। उस संघर्ष के बाद वो अपनी बातें जो है हम मनवा सकते हैं। तो अगर मार्क्स की बात की जाए, मार्क्सिस्ट की बात करेंगे, मार्क्स क्या करते हैं? अब कोई मार्क्सिस्ट होगा तो हम उसे ये नहीं कर रहे हैं समाज को तोड़ने का काम। बेसिकली ये नहीं कह रहा हूं कि सब समाज को ही तोड़ते ही हैं, बस ये आप रिलेट कर लो कि समाज को तोड़ने का इन द सेंस कि गरीब और अमीर, ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, नहीं, वो नहीं करते हैं मार्क्सिस्ट। तो गरीब और अमीर, इनका मतलब ये है कि गरीब वर्ग को या लेबर वर्ग को हमें अवेयर करवाना पड़ेगा, और उस अवेयर करवाने के बाद संघर्ष उत्पन्न होगा, और उस संघर्ष के बाद आपने देखा होगा संघर्ष जीवित रहे या कुछ इस तरीके के नारे सुने होंगे आपको जो संघर्ष से रिलेटेड होंगे, क्योंकि समाज में वो संघर्ष उत्पन्न करना है ताकि ये अपनी बातें मनवा सके जो ऊपर बैठा हुआ है। इनका मतलब ये नहीं कि हमें वो अथॉरिटी चाहिए, लेकिन उस अथॉरिटी से हमें अपनी मांगे मनवानी है। तो आपने मार्क्सिस्ट देखे होंगे, सड़कों पे देखे होंगे, आपने इधर उधर देखे होंगे, जहां पर नारे लगाते रहते हैं कि हमें अपने अधिकार चाहिए, मजदूरों को अपने अधिकार चाहिए, किसी भी तरीके से आपने देखे होंगे। तो ये संघर्ष उत्पन्न करेंगे। लेकिन महात्मा गांधी जी यहां पर कहते हैं कि ये जो सब चीजें हैं वो कोऑपरेशन से हो सकती है, वो हार्मनी से हो सकती है। उनके दिमाग दिल सब चेंज करके हो सकता है, ऐसे नहीं हम कर सकते हैं। जब समाज में समन्वय बना रहेगा, जब दोनों के बीच में तालमेल बना रहेगा, उनके हमने दिलों को चेंज कर दिया, जो मजदूर, जो लेबर वर्ग है, सॉरी, जो आपके इंडस्ट्रियल क्लास के फॉर एग्जांपल, उनका दिल हमें चेंज करना पड़ेगा। ये कहां पर देखते हैं हम? फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं अहमदाबाद की, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। उन्होंने कहा कि कॉपरेशन, ये कंसेप्ट कहां पर लगाया उन्होंने? कंसेप्ट कहीं पर अप्लाई भी तो किया होगा ना, कि ऐसे ही हवा में कह दिया होगा? तो यही कंसेप्ट कि हमें दोनों के साथ कॉपरेट करके चलना पड़ेगा। दोनों के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे तो किसी एक वर्ग को परेशानी होगी, जो फिर वो सह नहीं पाएगा, उसकी बेसिक नीड जो है वो फुलफिल होंगी नहीं। तो यही कंसेप्ट वो अप्लाई करते हैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में, जहां पर वो बातचीत का रास्ता निकालते हैं दोनों के मध्य में, और कहते हैं कि भैया 25% तो नहीं चलेगा। जो प्लेग बोनस की बात की थी हमने पिछली क्लास में, तो ऐसा तो नहीं चलेगा, हमें अपने तरीके से कुछ काम करना पड़ेगा। तो वो तालमेल का रास्ता निकालते हैं, बातचीत होती है, प्लेग बोनस दिया जाता है, और यहां पर सॉल्यूशन भी निकल जाता है उस चीज का। डन। और इसी आइडियोलॉजी का, इसी कॉपरेशन या हार्मनी का उपयोग करके आप एक मूवमेंट देखते हैं, दैट इज भूदान मूवमेंट। भूदान मूवमेंट, हु वाज द लीडर ऑफ भूदान मूवमेंट? भूदान मूवमेंट का जो लीडर था वो कौन था? भूदान मूवमेंट में भी ये कहा गया लोगों को जिसके पास भूमि अत्यधिक थी, क्योंकि कानून तो कोई ऐसा नहीं था ना उस वक्त, कानून तो नहीं था, उन्होंने कह दिया कि भैया अगर आपके पास भूमि बहुत ज्यादा है तो ऐसा कीजिए, कुछ एक भूमि आप गरीबों को दे दो, जिसके पास भूमि नहीं है उसे भूमि दे दो, उससे तुम्हारा विचार बदलेंगे या कुछ भी, उनका विचार बदल करके वो भूमि आगे दे दी गई। तो हु वाज द लीडर ऑफ भूदान मूवमेंट? बताओ जल्दी से। अजय, लितेश, मंजू, राहुल, यामिनी, योगिता और विनोबा भावे। ठीक है, तो विनोबा भावे वॉज द लीडर ऑफ दिस मूवमेंट। तो इसमें भी हृदय परिवर्तन करके ही जो भूमि थी वो लोगों को दान की गई थी। तो कह सकते हैं कि महात्मा गांधी के जो आइडियाज थे वो यहां पर काम आए भूदान मूवमेंट में। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, हिंदी में भी ब्रह्मचर्य ही लिखेंगे और इंग्लिश में भी आप ब्रह्मचर्य ही लिखेंगे। ठीक है, ब्रह्मचर्य का मतलब क्या था?
टू कंट्रोल द सेंसेस, टू कंट्रोल द सेंसेस थ्रू एक्शन, स्पीच एंड थॉट। एक्शन, स्पीच एंड थॉट। जो आप कर रहे हैं उस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। जो भी एक्शन कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं और जो आप सोच रहे हैं, उन तीनों पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। सेंसेस पर कंट्रोल करना, ब्रह्मचर्य का मतलब क्या निकाला यहां पर? टू कंट्रोल द सेंसेस। और ये कोई ऐसा नहीं है कि हम अपनी सीधे साधे हम ऐसा कर सकते हैं, है ना। हर एक व्यक्ति के पास ये सब शक्तियां होती नहीं है कि सब तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए। अपने एक्शन पर कंट्रोल करना। एक्शन पर कैसे हो सकता है? मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करते करते आपको ऐसा लगता है कि अब हम थक गए हैं, हमारे हाथ में दर्द हो रही है। बल्कि आपके हाथ में दर्द नहीं हो रही होती, वो आपके विचार में दर्द हो रही होती है। कि आपका विचार ये आया दिमाग में कि मेरा हाथ थक गया, और हाथ ने कह दिया कि हाथ थक गया, क्योंकि वो दिमाग तक पहुंचा ना, यहां से दिमाग तक। लेकिन अब आपने दिमाग को ऐसा ट्रेन कर दिया कि आपका हाथ थक नहीं ना पाए। 1 घंटे तक, 2 घंटे तक लिख रहे हैं। एग्जाम हॉल में क्या होता है? एग्जाम हॉल में आप कैसे लिखते जाते हैं, आपको पता है कि मुझे कैसे भी हालत में जाना है आगे, है ना। मेडिटेशन, ठीक है, मेडिटेशन कर सकते हैं आप। एग्जाम हॉल में आपको यह पता है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं यहां से बाहर, तब मुझे फिर से प्रीलिम देना पड़ेगा, फिर से उतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तब आपको वो चीज पता है, तब आप अपने एक्शन पर कंट्रोल कर रहे हो। एक्शन वही हुआ ना, लिख रहे हैं आप। लेकिन अभी आपके दिमाग में ये आया कि लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, दूसरा व्यक्ति कोई बाहर गया, चलिए मैं भी इसके साथ घूमने बाहर चले जाता हूं। आप बाहर चले गए, एक्शन खत्म हो गया। एक ने थप्पड़ मारा, आपने भी थप्पड़ मार दिया, एक्शन का रिएक्शन हो गया। अपने एक्शन पर कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरा, आपके पास स्पीच, जो भी आप बोल रहे हैं। किसी एक व्यक्ति ने आपको गाली दी, आपने 10 गालियां दे दी उसको, है ना। किसी व्यक्ति ने आपको बुरा भला बोला, तो आपने 7 पीढ़ियों का जो बुरा भला था वो निकाल दिया और फिर उसको बोल दिया। यानी कि आपके विचारों में, आपके बोलने में वो शुद्धता है नहीं, क्योंकि विचारों में वो शुद्धता नहीं है। तभी आपके जीभ पर आया ना वो, कि जीभ पर कंट्रोल ही नहीं है। आपने देखा होगा, गांव में सुना होगा कि भाई इस महिला के जो विचार हैं, कि जीभ पर कंट्रोल ही नहीं है, कुछ भी बोल देती है, कुछ भी बोल देता है, दोनों को। तो कोई व्यक्ति होते हैं जिनके जीभ पर कंट्रोल नहीं होता है, कुछ भी बोल देते हैं, कभी भी किसी मौके का इंतजार नहीं देखते हैं। जबकि हमें देखना होता है कि सामने कौन है, तभी जाकर के अपने विचारों की प्रस्तुति उसके सामने होनी चाहिए। फिर आपके पास है विचार। आपके विचार किस तरीके के होंगे? विचार आते रहते हैं दिमाग में। विचार क्या आएगा? अभी अभी आपके मन में विचार आ रहा है कि भाई इतना लंबा हो गया, इतनी बड़ी कहानी हो गई है, इसको याद कैसे रखेंगे, ये खत्म कब होगा? वो आपके विचार हैं। हमारे मन में ये विचार नहीं आया अभी। विचार तो हमारे मन में भी जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी, वो हमारे मन में विचार है। लेकिन दूसरा विचार ये आता है कि अगर हमने ये आधा पढ़ा दिया और आधा एग्जाम में आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हम थोड़ा सा उसको कंट्रोल कर रहे हैं। आपके दिमाग में ये विचार आ सकता है अभी कि हमारे घर में भी यहां से बोल रहे हैं कि खाना खाने आ जाओ, है ना। जब घर वालों ने खाना खाने को बोल दिया, उनकी परमिशन आ गई, तो आप ये सोचेंगे कि भैया हमें परमिशन तो मिल चुकी है, अब हम क्यों पढ़े। तो जब आप वो परमिशन आप ले चुके हैं, बल्कि आपको कोई परमिशन की जरूरत है नहीं, आपको सिर्फ वो एक्सक्यूज चाहिए सोचने के लिए, आपको कुछ वो एक्सक्यूज चाहिए ना करने के लिए, आपको वो एक्सक्यूज चाहिए कि मेरा इस वजह से नहीं हुआ। तो वो जब आप विचार दिमाग में डाल देते हो, तो आपके विचारों पे कंट्रोल ही नहीं है। तो जिसके विचारों पे कंट्रोल नहीं है, उसका सक्सेस में होना, सक्सेसफुल होना, वो बहुत कम है चांसेस। कि आप कैसे होंगे जब विचार पर कंट्रोल नहीं है? आज कुछ और किया, कल कुछ और किया, परसों कुछ और किया, एक वे में चल नहीं रहे हैं। अभी पढ़ रहे हैं, 10 दिन बाद, सॉरी, अभी पढ़ रहे हैं, 2 घंटे बाद रील देख लेंगे, 4 घंटे वहां पर लग गए और पता भी नहीं चला। तो आपके विचार या फिर आपके एक्शन में, आपकी स्पीच में वो शुद्धता कहां से आएगी, जब वो शुद्ध चीजें आप उतनी देखेंगे ही नहीं। यहां पर देखना भी बहुत जरूरी है कि आप देखते क्या हैं, आप देखते क्या हैं। ये जो आप देखते हैं
वही आपके एक्शन को निर्धारित करता है, वही आपके बोलने के ढंग को निर्धारित करता है, वही आपके विचारों को निर्धारित करता है। अगर आप अच्छी चीजें देख रहे हैं तो आप अच्छा बोलेंगे, एक्शन आपके अच्छे होंगे, आपके विचार अच्छे होंगे। और दिन भर आप कूड़ा करकट डाल रहे हो दिमाग में, तो क्या आपके विचार होंगे? आपके विचारों में वो शुद्धता दिखाई नहीं देगी। आपको लगेगा कि पढ़ा तो था लेकिन पता नहीं क्या पढ़ा। आपको लगेगा कि जीवन में करना तो था लेकिन करें क्या? क्योंकि वो विचारों में शुद्धता नहीं है, वो देखा ही सही नहीं है। जब देखा सही नहीं है तो ये सब चीजें जो हैं वो बेकार हो जाएंगी। तो सबसे पहले देखना अच्छा है, देखनी सही चीजें हैं। किताब देखो, सबसे अच्छा मेथड है किताब देख लो, किताब को पढ़ो जिस वक्त आप रील देख रहे हो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपके अंदर जो बुरी चीजें हैं वो वहीं से आ रही हैं आज की डेट में। सोशल मीडिया हो चाहे दूसरे जो जो भी प्लेटफॉर्म हो, वहां से आ रही है ना। खैर, यहां से आगे चलते हैं जरा। कहां पहुंचे थे हम? ब्रह्मचर्य पर पहुंचे थे, और मैंने कहा कि ये कैसे हासिल हो सकता है। तो ये हो सकता है इस तरीके से, प्रेयर ऑफ गॉड, प्योर थॉट्स, सेल्फ स्टडी, ईश्वर की उपासना से, पवित्र भाव रखने से ये सब चीजें बदली जा सकती हैं। अब चलते हैं जरा इससे आगे। दैट इज एंड्स एंड मीन्स, मीन्स एंड एंड जिसे कहा जाता है, मीन्स एंड एंड। हिंदी में मतलब होता है इसका साधन और साध्य, साधन और साध्य। दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में अंतर क्या है? साध्य का मतलब है जो चीज आपको चाहिए, साधन का मतलब है जिस चीज का आप प्रयोग कर रहे हैं। कौन सी ऐसी चीज का आप उपयोग कर रहे हैं जिससे आपको कोई अच्छी चीज आगे जाकर के मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं, हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं, तो हिंसा क्या है? उस वक्त आपका साधन है। हिंसा का प्रयोग करके आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा आ जाए, डन। तो जो पैसा आ रहा है आपके पास, तो वो आपके पास यही है ना। महात्मा गांधी जी ने कहा कि ठीक है, ये सब आप मान रहे हैं, जैसे मार्क्सिस्ट भी कहते हैं। मार्क्स क्या कहते हैं? मार्क्स कह रहे हैं कि संघर्ष उत्पन्न करो, उस संघर्ष से आपके पास आपकी आजादी आएगी, आपके अधिकार आएंगे। ये कह दिया, उस संघर्ष से आएंगे, इस संघर्ष से आएंगे वो अधिकार आपके पास। लेकिन महात्मा गांधी जी ने कहा, तुम जैसा बीज बोओगे वैसा ही तुम पेड़ पाओगे, जैसा बीज वैसा पेड़। और दो अंतर है ना इसमें। महात्मा गांधी जी ने कहा कि आपका जो साधन है, आपका जो साध्य है, वो दोनों सही होने चाहिए। एंड और सॉरी मीन्स और एंड दोनों सही होने चाहिए। तो मीन्स और एंड ये दोनों सही होने चाहिए, महात्मा गांधी जी ने कहा। मुझे लगता है थक गए हैं। लग गया है, थक गए हैं, काफी गायब हो चुके हैं। ऐसे कैसे चलेगा कहानी? ऐसे तो नहीं चलेगा। क्योंकि बाकी लोग अभी क्लासेस से मैं देख रहा हूं काफी इधर उधर हो चुके हैं। लगता है इतना बड़ा लेक्चर देखने की संभावना ये नहीं है ना। चलो, इसी तरीके से हम देखते हैं कि महात्मा गांधी ने साधन और साध्य दोनों पर जोर दिया। आजादी में भी तो उन्होंने कैसा प्रयोग किया? नॉन वायलेंस का प्रयोग किया, कि अगर हमारा साधन सही होगा तो हमारा साध्य भी सही होगा, मीन सही है तो एंड भी सही होगा। नॉन वायलेंस का सहारा लेंगे, आजादी भी नॉन वायलेंट होगी। तो यही महात्मा गांधी जी ने कहा मीन्स और एंड पर। उसके बाद है हृदय परिवर्तन संबंधी विचार महात्मा गांधी के, कि हृदय को चेंज कर दिया जा सकता है, किसी के मन को चेंज कर दिया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। आई थिंक इसको कल ही किया जाएगा, क्योंकि इतनी क्षमता बची नहीं है बाकियों में, है ना। मुझे लग नहीं रहा है जितनी क्षमता बची है आप में अब। बताओ बताओ, कल करें कि अभी करें? कल करें कि अभी करें? बताओ। ठीक है, मेरी इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा तो कंटिन्यू है, मैं तो चल ही रहा हूं।
हम तो कंप्लीट कर सकते हैं अभी, कंप्लीट इन द सेंस कि थोड़ा बहुत और ज्यादा कंप्लीट किया जा सकता है, कि ताकि कल हम कुछ और भी करें, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री अभी काफी बची हुई है ना। थोड़ा बहुत करते हैं, 2-3 विचार महात्मा गांधी जी के। तो मैंने कहा कि महात्मा गांधी जी के विचार हृदय परिवर्तन संबंधी क्या थे। हृदय परिवर्तन संबंधी महात्मा गांधी जी के विचार आखिरकार क्या थे। महात्मा गांधी जी हृदय को का परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये किस पर डिपेंड करता है। चेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो महात्मा गांधी जी कहते हैं जैसी परिस्थितियां हो, उन परिस्थितियों के बिहाफ पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं। जो ये है हृदय परिवर्तन जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, उसकी परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। परिस्थितियां वास्तव में विचारों पर निर्भर करती हैं, और जो परिस्थितियां हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं, विचारों पर डिपेंड करती हैं, डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, विचारों पर पड़ती है। और विचारों से ही, इन विचारों से ही आपकी परिस्थितियों का निर्माण होता है। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा, वास्तव में विचारों, जो परिस्थितियां हैं वास्तव में विचारों पर निर्भर करती हैं, और विचारों से ही, डीप बात बोल रहे हैं इसलिए ध्यान से सुनिएगा, विचारों से ही परिस्थितियों का निर्माण होता है। अगर हम अपने विचार परिवर्तित करते हैं तो परिस्थितियां चेंज हो जाती हैं। क्या कहा मैंने, अगर हम अपने विचार चेंज कर देते हैं तो हमारी परिस्थितियां चेंज हो जाती हैं। कहने का मतलब यह है, आपने अपने विचार अभी चेंज किए, चेंज किया आपने। आपने सोचा कि भैया थोड़ी देर और क्लास लगा देते हैं, 10 मिनट और क्लास लगा देते हैं। दूसरों को क्या विचार आया कि भैया हो गया, अब नहीं लिखा जाता है, हम बोर हो गए हैं, अब नहीं लिखेंगे, हम खत्म हो गया। विचारों ने परिस्थितियों को कैसे चेंज किया, आपका हाथ चलना बंद हो जाएगा, दिमाग चलना बंद हो जाएगा, जब आपने अपने विचारों में यह सोच लिया कि हम थक गए। आपने ये सोच लिया, अगर आपके दिमाग में यह चला रहा कि हमें यह कंसेप्ट समझना है, हमें दूर तक जाना है, हमें यह कंसेप्ट नहीं आता है इसीलिए हमें यह चाहिए, अगर आपने यह सोचा कि 10-15 मिनट तो हमारा दिमाग और चल सकता है अभी, तो हो सकता है आधा घंटा चले, हो सकता है 1 घंटा और चले दिमाग अभी, क्योंकि आपके विचार जो थे वो सही थे। उन विचारों ने ही आपकी जो परिस्थितियां हैं उनको चेंज कर दिया। तो विचार जो है, परिस्थितियां जो है, आपकी परिस्थितियां कैसे होंगी तो वो आपके विचारों पर डिपेंड करेगी। आपके विचार कैसे हैं, आपके विचार शुद्ध हैं, आपके विचार सही हैं, तो आपकी परिस्थितियां भी आगे ऐसी होगी। आपने सोचा था कि हम छोटे एग्जाम की तैयारी करेंगे, जल्दी जल्दी में हमारा हो जाएगा, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो आपके पास क्या परिस्थितियां वैसी होंगी आगे, तो आपकी परिस्थितियां वैसी नहीं होंगी। मान लीजिए आपने चाहा कि छोटा छोटा पढ़ेंगे, है ना, और ठीक है आप क्लर्क लग गए, अच्छा, अच्छी बात है, क्लर्क कोई बुरी चीज नहीं है। आपने एग्जाम के लिए पढ़ा, आप क्लर्क लग गए, आपने बोला कि अच्छा मजा आ गया, थोड़ा सा हमने पढ़ा था, हम जॉब में लग गए। लेकिन जो आपकी परिस्थितियां होंगी जब आप वहां पर पहुंचेंगे, आपने विचारों में तो इतना सोच लिया कि क्लर्क लगेंगे, ठीक है, कहानी अच्छी हो गई, लेकिन जो परिस्थितियां उसके बाद होगी, आपको पता लगेगा कि हमारा सीनियर, ये वाला सीनियर, दूसरा सीनियर, तीसरा सीनियर, चौथा सीनियर, ये सारे लोग जो हैं हम पर ही बर्डन डाल रहे हैं और हमारी कोई औकात नहीं है। यहां पर पहुंच करके यहां पर जो परिस्थितियां हैं वो चेंज हो जाएंगी जब आपने विचारों में इतना सोच लिया। ये तो हम और एग्जांपल दे रहे हैं, तो रिलेट आप किसी भी तरीके से कर रहे हैं। जब आपके विचार जो हैं वो स्पष्ट नहीं है, विचारों में आपकी त्रुटियां हैं, तो वो सक्सेसफुल होने में काम नहीं आती हैं। आप सक्सेस होने में बहुत कमजोर हो जाते हैं। आपके विचार चेंज होने लगते हैं, परिस्थितियां चेंज होने लगती है। विचारों में आपने सोच लिया कि हमसे नहीं हो रहा है, परिस्थितियां कैसी होंगी, रिश्तेदार वैसा बोलने लग जाएंगे तुमसे नहीं हो रहा है, 2 लोग और बोलने लग जाएंगे, आपके दोस्त बोलने लग जाएंगे, 4 लोग और बोलने लग जाएंगे कि तुमसे नहीं होगा बेटा, छोड़ दो। जब तुमने खुद ही सोच लिया कि तुमसे नहीं होगा तो तुम भी डिमोरलाइज हो गए, तुम डिमोटिवेट हो जाओगे जब तुमने खुद सोच लिया। लेकिन जब आपके विचारों में स्पष्टता है कि आपको पता है कि मुझे सक्सेस होना है, वो कैसे होना है वो मुझे पता है, वो आपको पता है, अगर वो आपको पता है तो 10 लोग जो कहें आपको क्या लेना देना उससे। कोई दोस्त कह रहा है, रिश्तेदार कह रहा है, कोई भी आपके गांव में आ रहा है, कहानी बता रहा है, आपको क्या लेना देना उससे। आपके विचार स्पष्ट हैं,
आपकी परिस्थितियां वैसी होंगी, है ना? सोच के हार गए तो परिस्थितियां हारने वालों हो जाएंगी और हार भी जाएंगे। हाँ, बिल्कुल यही कहना है, सेम यही कहना है कि आपकी जो परिस्थितियां हैं वो आपके विचारों पर डिपेंड करती हैं कि कैसे आपके विचार हैं। आपने बड़े विचार रखे हैं तो आपके सामने परिस्थितियां कुछ वैसी होंगी और उन परिस्थितियों से निपटने के लिए आपके पास रास्ता वैसा होगा। लेकिन जब छोटी चीजें हैं, हम ये मोटिवेट नहीं कर रहे हैं आपको, ठीक है? ये बात समझिए, मोटिवेट मोटिवेट या मोटिवेशन देना ये हमारा काम नहीं है। उस चीजों को समझना कि ये यही रियलिटी है, वो मोटिवेशन है आपके लिए, वो आपके अंदर से आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कल दिन में आप फिर से आओ यहां पर, फिर से मोटिवेट करना पड़े। वो उनके लिए है जो जिंदगी में आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। जिनको कुछ अच्छा सुनना है उनको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, जिनको बहुत आगे जाना है उनको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आगे आते हैं जरा कहानी में। ट्विस्ट आगे क्या था? अच्छा, हृदय परिवर्तन की बात करते हैं। हृदय परिवर्तन की बात उन्होंने ये कही कि हाँ, हृदय परिवर्तन हो सकता है अगर किसी अपराधी को ये उसको रियलाइज करवा दिया जाए कि तुमने गलती की है, तो उसमें सुधार लाया जा सकता है। आपने देखा कि कई ऐसे अपराधी हैं जिन्होंने अध्यात्म का रास्ता चुना और आज की डेट में वो हो सकता है आध्यात्मिक बन चुके हों, जिनका हमें आइडिया नहीं हो उतना, और उनका हृदय परिवर्तन करके ही हुआ होगा। उससे ये पश्चाताप हुआ होगा कि हाँ, मैंने गलती की है। वो लिखना है आपने यहाँ कि पश्चाताप के बाद उस व्यक्ति के हृदय का परिवर्तन किया जा सकता है, उसको रियलाइज करके। उन्होंने स्विट्जरलैंड में एक ग्रुप था, उन्होंने ये कहा कि आप हिटलर के पास जाओ, ये लिखना है आपने। उसने कहा कि हिटलर के पास जाओ और हिटलर के पास कोशिश करो कि उसका हृदय परिवर्तन हो जाए। ये महात्मा गांधी के हृदय परिवर्तन संबंधी विचार थे, जहां पर उन्होंने कहा कि हाँ, किसी भी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। उसके डिवीन जो नेचर है या डिवीन जो थॉट है उसके अगर डाल दिए जाए उसके मन में, तो वहां पर विचारों का परिवर्तन हो सकता है। हाँ, अशोक के कलिंग का एग्जाम्पल है, जहां पर उसका हृदय का परिवर्तन हो गया। उसे एहसास हुआ कि मैंने जो है बहुत सारे लोगों का वध किया है, खून मेरे हाथों से हुआ है। तो जब उसको यह रियलाइजेशन हो जाती है तो वो बुद्ध धर्म को अपना लेता है और वो सब चीजें कहानियां आगे की हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा, चलो काफी इतना, कल करेंगे इससे आगे। आपको भी ज्यादा ये नहीं करेंगे, 2 लेक्चर में कंप्लीट हो ही जाना चाहिए वैसे। इसको कल करेंगे अब, ठीक है? करंट अफेयर की वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगी। इसका नेक्स्ट पार्ट, जहां पर हमें बहुत चीजें अभी करनी है, नेचर के प्रति उनके क्या विचार हैं, अनटचेबिलिटी, सर्वोदय, रिलीजन, स्वराज, ये सभी चीजें जो इंपॉर्टेंट है कि उनके विचार आखिरकार महात्मा गांधी जी के विचार कैसे थे। तो आई होप कि अभी तक आपको समझ में आया होगा कि महात्मा गांधी जी के विचार जो थे वो कैसे थे। इसकी पीडीएफ जो है वो अभी तक आई थिंक इस तरीके से तो नहीं है, अलग तरीके से। वो पढ़नी होगी तो आपने बता देना, नहीं पढ़नी होगी तो आपने नोट्स तो बना ही लिए होंगे, ठीक है? तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पर खत्म, बाकी मिलते हैं आपसे कल। ठीक है, ओके, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट।